आइए तो आज हम लोग क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैमरे पे ध्यान ना दे, ध्यान यहाँ दे कि हम पढ़ा रहे हैं, है ना। हम नए नए हैं और आप क्या है, पुराने हैं। आप जहाँ बैठे वहीं, हम कैमरे के सामने पहली बार है, पहली बार क्या नए नए, ठीक। तो ज़्यादा क्या है, केवल अपनी पढ़ाई पर फोकस करना। इसके चक्कर में रहोगे तो क्या, फिर हम बोले थे कितना कि 20 सीख पाओगे और 8 गो नहीं। और मोबाइलों पे ध्यान दोगे, कितना अच्छा अच्छा मोबाइल है, कितना फैसिलिटी है, तब फिर 3 गो और क्रम घटा लो, कितना बचा 17। अब ये देखना कि कौन वहाँ देखता, ठीक। क्या देख रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दरअसल ये बात तो तय हो गई बोरबरी स्कीम के अनुसार, बोरबरी नियम न बोलेंगे, बोरबरी स्कीम के अनुसार ये बात तय हो गई कि परमाणु के अंदर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, परमाणु के अंदर जो रहने वाले इलेक्ट्रॉन है, वो उसके कक्षाओं में रहते हैं। यानी परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, जहाँ तहाँ नहीं रहते, बल्कि क्या कहते हैं, कहाँ रहते हैं, कक्षाओं में रहते हैं। और उन कक्षाओं का नाम क्या है, के, एल, एम और एन। जहाँ हम लोग ये बात तय कर चुके हैं, सीख चुके हैं कि के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, एल कक्षा में 8, एम में 18, एन में 32। यानी कि अगर ये परमाणु है, क्या है रे, परमाणु, और ये परमाणु का अगर नाभिक है, ये क्या है, नाभिक है, तो ये है पहला कक्षा और ये है दूसरा कक्षा, ये क्या है, तीसरा कक्षा, और ये क्या है, चौथा कक्षा। तो हम ये कह सकते हैं ये कौन सा है, के कक्षा, ये क्या है, एल कक्षा, एल कक्षा, और ये क्या है, एम कक्षा, और ये क्या है रे, एन कक्षा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2, इसमें 8 और इसमें 18 और इसमें कितना 32। इस तरह से अगर हम कह दें कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु के कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के बंटवारा को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। The distribution of electron in the cells of atom, that is called electronic configuration। परमाणु के कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो घूमते वो जहां ताने रहते हैं, वो क्या कहते हैं, उसका एक निश्चित एनर्जी होता है, फिक्स एनर्जी होता है, उस एनर्जी के अनुसार उन कक्षाओं में रहते हैं। समझ रहे? तो परमाणु के अंदर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, कक्षाओं में रहते हैं, और उन कक्षाओं का नाम क्या है, के, एल, एम और एन। अब हम ये जानते हैं कि सोडियम कितना नंबर पे है, 11। सोडियम हमारे पीरियोडिक टेबल में 11 नंबर पे है। 11 नंबर पे रहने का रीजन ये है कि इसके पास 11 प्रोटॉन है, 11 न्यूट्रॉन है, सॉरी 11 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन फिक्स रहते हैं, न्यूट्रॉन की कमी बेशी हो सकती है। तो फिर हम सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, कैसे, के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर एल कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, और फिर ये क्या हो गया 11। पहले कक्षा में 2 और दूसरे कक्षा में 8 और तीसरे कक्षा में 1, तो टोटल कितना हो गया 11। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, के नीचे 2, एल के नीचे 8 और एम के नीचे 1। यानी सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का है। अगर कोई पूछेगा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 2 8 1, 2 8 1। अगर इसी तरह से पूछे कि बताइए आप कैल्शियम, देखिए क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या, Cl 17 नंबर पे है, तो क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 17। कितनी हो जाएगी रे, 17। तो 17 इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे, इस प्रकार से, पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर किसमें, तीसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जाएगा रे, 7 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन रे, 7 इलेक्ट्रॉन, 4 5 6 और 1 7। क्लियर है? तो सोडियम क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया के पास 2, एल में 8 और एन में 7। क्या होगा, एम, एम में कितना हो जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन। यानी आपसे अगर कोई पूछे कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो क्या बोलेंगे 2 8 7। आपका 10वां क्लास में एक क्वेश्चन होगा, एक तत्व है, उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 है, 2 8 2 है। बताइए उस तत्व का नाम क्या है, गुड, मैग्नीशियम। बताइए उस तत्व का संयोजकता क्या है,
बताइए वह धातु है क्या धातु है? बताइए उस वो पीरियोडिक टेबल के अंतर्गत यानी जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है वो किस समूह और किस आवर्त में है? तीसरे आवर्त के दूसरे समूह में। जब आपको कह दे कि एक तत्व है उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और कितना है 2 है, इसका मतलब इसमें 3 आवर्त है, इस 3 कक्षा, इसमें 3 कक्षा में इलेक्ट्रॉन है और कक्षा संख्या बताता है आवर्त संख्या को। किसको बताता है? आवर्त संख्या। और बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है कौन रे? बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है, यानी हम संयोजकता भी कह सकते हैं, या हम लिखे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन में क्या देगा? समूह संख्या देगा। क्या देगा रे? समूह संख्या। तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 2, मतलब कितनावें समूह का एलिमेंट है वो? दूसरे समूह का। और कितने कक्षा है इसमें रे? 3। तो आवर्त संख्या कितना है? 3। यानी उस टेबल में हम लोग जब क्या है पीरियोडिक टेबल के अंतर्गत जब हम मैग्नीशियम को ढूंढने जाएंगे तो हमें क्या होगा? ऊपर से नीचे आना होगा 3, है ना, और फिर 2 इधर की ओर चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा? मैग्नीशियम। क्लियर है? तो ठीक उसी प्रकार से जब हम बात करेंगे किसके बारे में? कैल्शियम का। किसके बारे में? कैल्शियम 20 नंबर पे है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा गया? 2 8 8 2 8 और 10। ये हो गया गलत। क्या हो गया? क्योंकि बोरबरी का कहना है कि परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकता है? 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसका ये 2 होगा, फिर 8 होगा, फिर 8 होगा और फिर कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, अंदर में 8 रह सकता है लेकिन बाहर में कितना रह सकता है? 8 से कम या 8 के बराबर तक के, 8 से ज्यादा नहीं रह सकता। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखे। तो हम एक बात और सीख लेंगे। अब हम ये बात बताने जा रहे हैं कि ये जो है हम लोग का अभी शुरू क्या बोले हम लोग कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? परमाणु के कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण यानी बंटवारा को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु के कक्षाओं के साथ साथ उप कक्षाओं में रहते हैं। जैसे हम लोगों का घर क्या है? चतरा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत सब डिस्ट्रिक्ट इटखोरी में, यानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी कितने बहुत सारे क्या होते हैं? सब डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जिसे प्रखंड कहते हैं, ब्लॉक कहते हैं। जैसे मयूरहंड हो गया, इटखोरी हो गया, क्या हो गया? राजपुर हो गया, गिद्धौर हो गया, ये सब क्या होता है? ये सब क्या कहलाते हैं? सब डिस्ट्रिक्ट कहलाते हैं। तो जो परमाणु के अंदर जो घूमने वाले इलेक्ट्रॉन है वो कक्षाओं के अंदर उप कक्षाओं में रहते हैं। कक्षाओं के अंदर कहाँ रहते हैं? उप कक्षाओं। तो आज हम लोग एक बढ़िया चीज सीखेंगे उप कक्षा के बारे में। किसके बारे में? उप कक्षा के बारे में। क्लियर है? अब ये उप कक्षा क्या सो देखिए, ये उप कक्षा को समझने के लिए इस प्रकार से समझिए कि ये क्या है? ये जो परमाणु का कक्षा है, ठीक, जहां पे के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8, एन में 18, एन में 32, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन रहता है। अब जो यहाँ का जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ है? हम निकालने चले इलेक्ट्रॉन कि सर हम सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे? जाएंगे ऐसे निकालें? तो सोडियम का कक्षा तो वो कहीं भी हो सकता है। तो परमाणु के अंदर जो कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जहां तहां नहीं रहते, बल्कि वो क्या कहते हैं? कक्षाओं के अंदर उप कक्षाओं में रहते हैं। जैसे आप फिर समझिए कि असरिया गांव कितना बड़ा है? असरिया गांव, ये असरिया है, वो असरिया है, हेटे पे असरिया, उधर कहीं नक्टा तरफ भी असरिया, उधर जंगल तरफ भी असरिया। समझ रहा है? शाहजहां गांव पे ले लो तो शाहजहां इधर भी है, शाहजहां के उधर बलहरी के बाद भी है, शाहजहां के इधर भी है। तो गांव तो बड़ा सा है लेकिन आबादी कहाँ है? आबादी एक फिक्स जगह पर है। अब कहेगा कि ये जो होता है आपको चाहिए वो आपको असरिया मिलेगा, ठीक। अब असरिया के जंगल में जाकर खोज दे, मिलेगा? जहां उसका घर, जहां इंसान रहते हैं वहां जाना होगा। तो यही कहानी यहाँ पे है कि जो इलेक्ट्रॉन है परमाणु के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो के कक्षा तो है, लेकिन के कक्षा बहुत सारा जगह है। तो के कक्षा के अंदर एक उप कक्षा होता है, उसे एस उप कक्षा कहते हैं। एस उप कक्षा क्या कहते हैं? एस उप कक्षा।
के कक्षा के अंतर्गत एक उप कक्षा जिसका कहते हैं एस उप कक्षा, और एस में जो दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो इस तरह से रहते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। उसके बाद देखिए के कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहा, दो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेगा, एस उप कक्षा में। यानी हम ये कह सकते हैं कि एस उप कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। एस के बाद दूसरा कक्षा में एल कक्षा है। अब एल कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन में से 2 चल जाएगा एस में, 2 किस में चल जाएगा, एस में। यानी दूसरे कक्षा के कक्षा के बाद एल कक्षा, और एल कक्षा में 2 उप कक्षा है, एस और पी। कौन सा है, एस और पी। तो एस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 2। अब पी के कक्षा में कुल कितना इलेक्ट्रॉन है, एल कक्षा में कुल कितना इलेक्ट्रॉन है, 8। दूसरे कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8। दूसरे कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8। 8 में से 6 एस रख लिया, तो फिर पी कितना रखेगा, 8 में से 2 कौन रख लिया, एस, तो फिर पी कितना रखेगा, 6। यानी पी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 6। पी कक्षा में, पी कक्षा 1 2 3 4 5 और 6। इसी प्रकार से तीसरा कक्षा जो एल कक्षा, तीसरा कक्षा एम कक्षा, कौन कक्षा है, एम कक्षा। एम कक्षा 3 उप कक्षा में रहते हैं, एस पी और डी, एस पी और डी। अब बताइए कोई कि तीसरा कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है वो, तो इसमें एस में, एल में 2 एस में रखा था, 2 6 किस में रखा था, पी में। अब फिर से ध्यान रखिएगा, अब जो तीसरा कक्षा है, तीसरा कक्षा में 3 उप कक्षा है, एक है एस, दूसरा है पी, और तीसरा का नाम है डी। वो नाम है डी, यानी एस पी और डी। कोई हमें ये बता दे कि डी उप कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेगा, 10। डी में कितना रहेगा, 10। कैसे, क्योंकि एम में 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 में 2 एस रखेगा, 6 कौन रखेगा, पी, तो 10 कौन रखेगा, 6 8 6 10 कितने, 10 और 6 16, 16 2 18। 18 कक्षा जो है, मतलब 18 जो इलेक्ट्रॉन है एम कक्षा में, उसमें से 2 एस रखेगा, 6 पी रखेगा, और 10 कौन रखेगा, डी रखेगा। तो फिर चौथा कक्षा में 4 उप कक्षाएं होती हैं। चौथा कक्षा एम कक्षा होता है, इसमें 4 कक्षा होते हैं, एस पी डी और एफ, एस पी डी और एफ। अब 18 इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन जो चौथे कक्षा में है, चौथा कक्षा कितने इलेक्ट्रॉन है, 32 कैसे रखेगा, 2 एस रखेगा, 6 पी रखेगा, डी कितना रखेगा, तो बताओ कोई एफ कितना रखेगा, गुड। इसका मतलब हम लोग एक सारणी सीखे थे कल के दिन में, परसों के दिन में हम लोग सारणी सीखे थे। क्या सीखे थे, सारणी सीखे थे, जहां पे आप लोग यहाँ पे के लिखे थे, और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन रखे थे, यहाँ पे क्या रखे थे, एल। तो इसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये उप कक्षा है, क्या है, उप कक्षा, और ई है इलेक्ट्रॉन, क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस में 2, पी में 6, डी में 10, और एफ में 14 कितना है, 14। क्लियर है, ठीक है। यानी ये स्पष्ट हो चुका है कि परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कक्षाओं के अंदर उप कक्षाओं में रहते हैं। परमाणु के अंदर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन परमाणु के कक्षाओं के अंदर उप कक्षाओं में रहते हैं। अब उप कक्षा किसे कहते हैं, उप कक्षा किसे कहते हैं, तो उप कक्षा किसे कहते हैं, परमाणु के अंदर वह स्थान जहां पे इलेक्ट्रॉन के रहने के ज्यादातर संभावना है, उसे क्या कहते हैं, उप कक्षा। अरे बाबा, जैसे हम इलेक्ट्रॉन निकालने चले तो इलेक्ट्रॉन यहाँ तो है नहीं, यहाँ तो है नहीं, है यहाँ है, यहाँ फिक्स स्थान पे रहता है, वो या तो एस में रहेगा या तो पी में रहेगा। ये पूरे देखिए, ये पूरा एरिया खाली है कि ना, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यहाँ पे है। तो हम क्या कह सकते हैं, उपकक्षा किसे कह सकते हैं, तो कह सकते हैं परमाणु के अंदर वह स्थान, यानी या फिर परमाणु के कक्षा के अंदर वो स्थान जहां पे इलेक्ट्रॉन के रहने या पाने की ज्यादातर संभावना होता है, उसे क्या कहते हैं, उप कक्षा कहते हैं। इन a space of an atom
where probability to finding maximum chances of electron that is called orbital। कक्षा को इंग्लिश में ऑर्बिट कहते हैं। कक्षा को क्या कहते हैं? ऑर्बिट। ऑर्बिट या शेल। और उप कक्षा को कहते हैं ऑर्बिटल। क्या कहते हैं? ऑर्बिटल, या फिर उसे हम सबसेल कहेंगे। क्या कहेंगे? सबसेल। जैसे डिस्ट्रिक्ट के अंदर सब डिस्ट्रिक्ट होता है कि ना, उसी प्रकार से सेल के अंदर क्या होते हैं? सब सेल रहते हैं। तो आपको कहेगा कि उपकक्षा किसे कहते हैं? तो परमाणु के अंदर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? एक फिक्स स्थान पे रहते हैं। उसी फिक्स स्थान को क्या कहते हैं? उपकक्षा कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं परमाणु के अंदर वह स्थान जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाने या रहने की ज्यादा संभावना है, उसे क्या कहते हैं? उपकक्षा कहते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि शाहजहां तो इधर से लेकर के उधर सीरिया महोदय के आसपास से लेकर के बलहरी के आसपास तक शाहजहां है, लेकिन हर जगह तो आबादी रहती है। हर जगह तो राजवा मिल नहीं सकता। अगर शाहजहां में रह तो राजवा कहाँ मिलेगा? जहां पे इंसानों की रहने की ज्यादा संभावना है। क्लियर है? अब आपको सरिया में कोई इंसान खोजना तो सरिया तो और बहुत बड़ा गाँव है। उधर लेकर लावा, उधर से लेकर के इधर का चोरकारी है, उधर का बगमुंडी एरिया से लेकर के इधर पूरे शाहजहां चिपक करके, तो चारों तरफ से जंगल, अगर उधर उसकी ओर में है, तो अगर किसी को खोजना, मान लो सजनवा को खोजना है कि सजनवा घर कहाँ, तब जाकर खोजने चलोगे उधर में जंगलवा में, उधर खाली महुआ का पेड़ मिलेगा। तो परमाणु के अंदर घूमने वाले वे इलेक्ट्रॉन, परमाणु के कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन वहां रहते हैं। मतलब परमाणु के अंदर वह स्थान जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाने या रहने की ज्यादातर संभावना से क्या कहते हैं? उपकक्षा कहते हैं। और उपकक्षाएं कितने प्रकार के होते हैं? उपकक्षाएं 4 प्रकार के होते हैं, एस, पी, डी और एफ। क्लियर है? तो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन कक्षाओं के अंदर उपकक्षाओं में रहते हैं। जिस प्रकार से हमारा एक एड्रेस होता है, जिस प्रकार से क्या होता है, हमारा एक एड्रेस होता है, एक फिक्स एड्रेस होता है। कैसे होता है कि हम लोग क्या होता है, हम लोग अगर पूरे अर्थ के ऊपर ध्यान दें तो उस तरह से ध्यान दें कि हम लोग इस सोलर सिस्टम में रहते हैं, इस ब्रह्मांड के अंदर सोलर सिस्टम में रहते हैं। और सोलर सिस्टम के अंतर्गत हम लोग कहाँ पे रहते हैं? सोलर सिस्टम में क्या होते हैं? 8 ग्रह होते हैं। 8 ग्रहों में से हम किस पे रहते हैं? पृथ्वी पे रहते हैं। तो पृथ्वी के अंदर भी हम लोग क्या होते हैं? एशिया महाद्वीप के अंदर रहते हैं। और एशिया महाद्वीप के अंदर क्या रहते हैं? हम लोग भारत में रहते हैं। भारत के अंतर्गत भी हम लोग झारखंड के उत्तरी छोटा नागपुर में रहते हैं। और उत्तरी छोटा नागपुर के अंदर हम लोग छतरा प्रमंडल यानी छतरा डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। उसके अंदर फिर क्या होते हैं? सब डिस्ट्रिक्ट कोरियर। उसके अंदर फिर क्या होता है? हम लोग कह सकते हैं पंचायत शाहजहां के अंतर्गत का सरिया गांव में रहते हैं। फिर वहां वार्ड होता है, यानी एक इंसान का एक और एक केवल एड्रेस है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन का भी एक एड्रेस होता है। अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हाथ डाले, निकालना दिए। इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना, कौन सा निकलेगा, इसका एक फिक्स एड्रेस है। इलेक्ट्रॉन के एड्रेस ऐसे होते हैं कि पहले आप किस तत्व का इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, सोडियम का, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का। फिर उस तत्व के बाद उस कौन से कक्षा के निकाल रहे हैं, के का, एल का कि एम का। उसके बाद अगर आप एल कक्षा में गए तो एल कक्षा में तो 2 कक्षा है, एस और पी। एल में कितना कक्षा है? 2, एस और पी। अब आप एस से निकाल रहे हैं कि पी से, उसके बाद भी एड्रेस है जो आपको फिलहाल समझ में आएगा। उसके बाद एड्रेस है कि परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर से घूम रहा है कि इधर से। परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ऐसे से नहीं घूमते हैं, बल्कि अपने स्थान पे घूमते हुए। तो 2 प्रकार से, अगर इधर से घूम रहा है तो इसे क्लॉकवाइज कहते हैं, अगर उल्टा घूम रहा तो एंटी क्लॉकवाइज। तो परमाणु के अंदर जो घूमने वाले इलेक्ट्रॉन है उसकी एक फिक्स एड्रेस होती है। उनके बारे में आप कुछ कक्षाओं में और अध्ययन करेंगे। हमें फिलहाल क्या करना है, हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखना सीखना है। ठीक है, तो हम लोग ये जान चुके हैं कि परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो कहाँ रहते हैं? कक्षाओं के अंदर, उप कक्षाओं में रहते हैं। और उप कक्षा का डिफिनेशन हम लोग कह सकते हैं, परमाणु के अंदर वो स्थान जहां पे इलेक्ट्रॉन के रहने या पाने की ज्यादातर संभावना होती है उसे उप कक्षा कहते हैं। अंग्रेजी में कह सकते हैं उसे ऑर्बिटल का डिफिनेशन देंगे कि ऑर्बिटल किसे, सब शेल किसे कहते हैं? आई स्पेस इन अ एटम वेयर प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग मैक्सिमम चांसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल। क्लियर है? अब हम लोग ये बात सीख चुके हैं कि परमाणु के अंदर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन जो है कक्षाओं के अंदर उप कक्षाओं में रहते हैं। और आप लोग कक्षाओं के अंदर जो उप कक्षाएं होते हैं ना, कितने प्रकार के होते हैं? 4, एस, पी, डी और एफ।
एस पी डी और एफ। ठीक है, अब हम लोग क्या सीखे सो देखिए, हम लोग सीख चुके हैं कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 और एफ में 14। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने के लिए कुछ नियम है, कुछ शर्तें, उन शर्तों के बारे में सीखना होगा। दरअसल हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को तो लिखना सीख चुके हैं, लेकिन हम लोग कुछ वैसे तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहते हैं। जैसे हम लोग क्या होता था कि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते थे 2 8 2, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते थे 2 8 8 2। तो इस तरह से हम डिसाइड करते थे जिसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन, वो धातु हो गए। जिनकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, वो क्या हो गए, अधातु हो गए। और जिनकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, वो क्या हो जाते हैं, उपधातु। उपधातु को हम लोग क्या कहते हैं, उपधातु को हम लोग मेटालॉइड भी कहते हैं। और जिनकी बाहरी कक्षा 8 इलेक्ट्रॉन से क्या कहते हैं, अक्रिय गैस या आवारा गैस या फिर नोबेल गैस के नाम से जानते हैं। तो हम लोग इस प्रकार से क्या है, जब हम लोग आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चाहते हैं लिखने के लिए, जो कि 26 नंबर पे है, 20 के ऊपर कहीं भी जाएंगे तो आप फंसेंगे। अब कैसे फंस जाएंगे कि लिखेंगे 2 8 8 और फिर क्या लिखेंगे 8 2 8 10 10 8 18 18 26। तो क्या आयरन जो है अक्रिय है? अक्रिय मतलब वो होते हैं, जिसे मैंने आपको संयोजकता में सिखाया था, अक्रिय वो होते हैं जो किसी से अभिक्रिया नहीं करते। कोई भी तत्व अभिक्रिया क्यों करता है, लोहा में जंग क्यों लग रहा है, क्योंकि उसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो अनस्टेबल है, अस्थायी है। वो अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पाने के लिए वो क्या करता है, दूसरे से अभिक्रिया करता है। तो ये तो अनस्टेबल है, क्या लोहा किसी से अभिक्रिया नहीं करता, करता है। तो इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या होगा कि 20 तक के जो आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखा के कक्षा में 2 एल में 8 और एम में 18 एल में 32, वो आपने 20 तक के तत्वों को लिखने में आप कामयाब रहेंगे, लेकिन ऊपर को लिखने में हमें क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। तो हमें क्या है, हमें ऊपर को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को 9 क्लास में रह के सीखना नहीं है, लेकिन हमें वो रूल और तरीके को सीख लेना ताकि उसे 10 में और 11 में काम आ सके। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने के लिए कुछ नियम है। उनमें से सबसे पहला नियम है अफबाऊ का नियम। कौन सा नियम है, अफबाऊ का नियम। अफबाऊ का नियम कौन सा, अफबाऊ, अफबाऊ का नियम होता है। और अफबाऊ के बाद दूसरा है, अफबाऊ ऐसे लिखा जाता है, अफबाउज, है ना। और दूसरा है हुंड का नियम। कौन सा है, हुंड का नियम, हुंड का नियम, इसे हुंड्स लॉ कहते हैं, हुंड्स लॉ। क्लियर है। तो इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सीखे। अब बाऊ का कहना है कि परमाणु पहले निम्नतम ऊर्जा वाले कक्षाओं को भरते हैं, तत्पश्चात उससे अधिक ऊर्जा वाले कक्षाओं में जाते हैं, भरते हैं। अरे बाबू साफ सुथरी बात, जब आप स्कूलों में प्रार्थना करने के लिए लाइन लगते हैं तो पहले छोटा बच्चा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे पहले कम ऊर्जा वाले को भरते हैं, फिर उसके बाद अधिक, फिर उसके बाद अधिक, फिर उसके बाद अधिक। तो ये बात को कैसे समझे आप बाऊ के नियम को, तो देखिए अब बाऊ के नियम को समझने के लिए इस तरह लिखेंगे। पहला कक्षा में क्या कक्षा होता है, एगो एस। दूसरा कक्षा में क्या कक्षा होता है, 2 गो एस और पी। तीसरा कक्षा में कितना उपकक्षा, तीसरा कक्षा में कितना उपकक्षा होता है, तीसरा में कितना होता है, 3 उपकक्षा होते हैं, एस पी और डी। फिर से लिख दिया के में 1 उपकक्षा एस, एल में 2 गो एस और पी, एम में कितना रहे, एस पी और डी, और एन में कितना, एस पी डी और एफ। क्लियर है। तो पहले कक्षा में 1 उपकक्षा एस उपकक्षा, और दूसरे में 2 उपकक्षा है, 2s और 2p उसका नाम है। तीसरा में 3s 3p और 3d, और चौथा में क्या हो जाएगा, 4s 4p और 4d और फिर 4f। क्लियर है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने बढ़िया से देखेगा। अब बाऊ का कहना है कि इसको तीर के निशान से पहले काट लीजिए आप, ठीक है। तीर के निशान से क्या कर देंगे, इसको
काट लीजिए और काटने के बाद इसे सजा करके लिख दीजिए। काटने के बाद इसे सजा के लिख दीजिए। देखिए तो सबसे पहले 1s, सबसे पहले 1s, पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 1s में, सबसे अंदर वाले में। उसके बाद कहाँ जाएगा रे 2s में, फिर कहाँ जाएगा 2p। यानी ये कह सकते हैं कि सबसे कम ऊर्जा किसका है 1s का, उसके बाद किसका है 2s का, उसके बाद 2s के बाद 2p, 2s के बाद रे 2p, और 2p के बाद 3s, और 3s के बाद 3p, और 3p के बाद 3p के बाद 4s, 4s, और 4s के बाद फिर क्या हो जाएगा 3d, और 3d के बाद 4p। इस प्रकार से चलते रहेगा। क्लियर है कि ना? तो अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, उपकक्षाओं का, यानी परमाणु के अंदर। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अलग परिभाषा देंगे। पहले परिभाषा जो था, जो 8वां में सीखे थे, जो अभी कुछ दिन पहले सीखे, वो ये सीखे थे कि परमाणु के कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण या बंटवारा को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। परमाणु के कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के कक्षाओं मतलब KLM, परमाणु के कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण या बंटवारा को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। अब हम लोग इस परिभाषा को बदलते हैं। परमाणु के कक्षाओं एवं उप कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के बंटवारा को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। कक्षाओं में नहीं, उप कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के बंटवारा या वितरण को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। क्लियर है? तो अब हम देखें तो लिखने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सोडियम का। किसका रे, ये है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सोडियम का ये ना लिखा होता, सोडियम का कौन सा लिखा होता 2 8 1। अब लिख रहे हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहले किसमें जाएगा 1s में, किसमें जाएगा रे 1s में, फिर किसमें जाएगा रे 2s, 1s के बाद किसमें जाएगा 2s, और 2s के बाद किसमें जाएगा 2p, और 2p के बाद किसमें जाएगा 3s। रखिए तो 1s में क्या, s में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा 2 गो, s में कितना जाएगा 2 गो, अब p में क्या बचेगा 6 गो, 2 और 2 4 और 6 10, 10 और 1 11। यानी सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या, 1s2 2s2 2p6 3s1। आगे आइए क्लोरीन का लिखिए। क्लोरीन का लिख रहे हम, पहले 1s में जाएगा। देख लीजिए वहां पे ऊर्जा स्तर को, इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे भरेगा, पहले 1s को भरेगा, फिर 2s को, फिर 2p को, फिर 3s को, फिर 3p को, फिर 4s को, फिर 3d को। ठीक है, तो पहले 1s को भरेगा, फिर किसको भरेगा रे 2s को, फिर 2p, फिर 3s। भर के देखिए 2 2 2 6, फिर यहाँ 2, उसके बाद 3p के बाद क्या है 3s के बाद 3p, 3p। रखिए इलेक्ट्रॉन, रोको, कहाँ रोकने वाला। देखिए हाँ, हम लोग क्या है, अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीख रहे हैं, तो सीख चुके लगभग। देखिए तो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है 17 इलेक्ट्रॉन, वह कैसे आएगा। पहले तो हम लोग सीखे थे कि K में का है 2 जाएगा, L में 8, M में 7, 2 8 7 का इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था। और जो 7 था, इससे क्या पता चलता है, हम लोग को क्लोरीन का संयोजकता पता चलता था। क्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछेगा एग्जाम में कितना है तो 7 लिखेंगे, और क्लोरीन का संयोजकता पूछेगा तो 1 लिखेंगे। फर्क है, संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता में फर्क है, समझ में आ रहा। संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछेगा मतलब बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है सो, और संयोजकता पूछेगा तो बाहरी कक्षा में 8 को पूरा करने जो घट रहा होगा। यानी क्लोरीन जो आर्गन जैसा बनना चाहता है, 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहता है क्लोरीन, तो उसकी संयोजकता क्या हो जाएगी 1। अब आइए तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p कितना रे 2 2 4 4 6 10 10 और 2 12 12 और 5 17। अब इसका कैसे जानेंगे कि क्लोरीन का संयोजकता कितना है, तो 1 1 कैसे रे, चूंकि p उप कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन और बच रहा बेचारा। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे पता चलेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता चलेगा चूंकि बाहरी कक्षा में s में कितना है 1 इलेक्ट्रॉन है। ये जो अब कहेगा कि उस तरह से इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में क्या फायदा, इस तरह से आप 20 के ऊपर वाले को भी लिख पाओगे
ऊपर से ये ज्यादा जानकारी देता है। ये ज्यादा जानकारी कैसे देता है? ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन के अंदर एस में है कि पी में है कि डी में है, और एस वाला बताता है कि अल्कली मेटल है, और अगर H2 बताएगा तो अल्कलाइन मेटल कहलाएगा। और पी एस ब्लॉक का एलिमेंट, पी ब्लॉक का एलिमेंट, यानी ब्लॉक डिसाइड करते हैं। ब्लॉक्स के बारे में आपको अलग अलग कहानी बता देंगे। पूछा जाएगा बताइए क्लोरीन किस ब्लॉक का एलिमेंट है, आप बोलेंगे पी ब्लॉक का एलिमेंट है। आप उस पीरियड टेबल में देखोगे, देखो पी वाले को एक जगह रखा है, एस वाले को एक जगह रखा है ना, डी वाले को एक जगह रखा है। अगर आप पूछा जाएगा कि बताइए कि सोडियम किस ब्लॉक का एलिमेंट हो, एस ब्लॉक का। किस ब्लॉक का है? एस ब्लॉक का। क्लियर है? अब हम लोग अगर नाइट्रोजन की बात करें, किसके बारे में? नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन कितना नंबर पे है? 7 नंबर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीका का? 1s2 2s2 2p4 2p3 2p3 3 का मतलब क्या है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3 भी हो सकता है, यानी 3 किसी को दे भी सकता है, या ये 5 कहीं से ले, मतलब क्या होता है 3। ये बाहरी कक्षा में, बाहरी कक्षा पे ध्यान दीजिएगा। बाहरी कक्षा में इसका कितना इलेक्ट्रॉन है? एस में 2 और पी में 3, तो 3 और 2 मिला क्या हो जाएगा? 5। मैं ध्यान दीजिए ना, समझ में आया? ये है के और ये है एल। जैसे कि यहां से ये है के और ये है एल और ये है एम। ये है के और ये है एल, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं? एम के। क्लियर है? ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि लिखिए कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किस करें? कैल्शियम का। और ये वाला बात है दिमाग में सेटअप कीजिएगा, है ना, याद कीजिएगा। हमें याद है, लिखते हैं। देखिए तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 मिला के देख लीजिए। 4 इलेक्ट्रॉन सही, 20 हो गया। यानी कि कैल्शियम किस ब्लॉक का एलिमेंट है? एस ब्लॉक का। कैल्शियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि कैल्शियम का वैलेंसी कितना, संयोजकता कितना है? 2। और देखिए तो इलेक्ट्रॉन बांटेंगे तो के में गया 2, फिर के के बाद एल में गया 8, फिर एल के बाद एम में, एल के बाद एम में, एम यहाँ पे देखें तो कितना हो जाएगा? ये एम हो गया, और देखिए एम के बाद एम में चला गया इलेक्ट्रॉन। बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां हैं, आपको आगे की कक्षा में जाएंगे। ये कहता अफबाऊ का नियम। एम में तो 8 इलेक्ट्रॉन, अभी एम में तो 8 इलेक्ट्रॉन जाना बचा हुआ था, यानी यहां देखिए तो 3d में जाना चाहिए था इलेक्ट्रॉन, लेकिन 4s में चला गया। इलेक्ट्रॉन कहां जाना चाहिए था? 3d में जाना चाहिए था, लेकिन चला कहां गया? 4s में। क्योंकि तीसरा कक्षा में 3 उप कक्षा है ना, s p और d, तो d में जाना चाहिए था इलेक्ट्रॉन, लेकिन कहां चल गया? s में चल गया। ये आगे की कहानी जो अभी अभी आपने कहा था अफबाऊ का नियम। परमाणु के अंदर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन पहले निम्नतम ऊर्जा में जाते हैं, तत्पश्चात उससे अधिक ऊर्जा वाले उपकक्षाओं में जाते हैं या फिर भरते हैं। तो एस उपकक्षा का ऊर्जा कम है किससे? 3d से, तो पहले एस में जाएगा, बाद में किस जाएगा? 3d में जाएगा। ठीक है। इस तरह से अब आप लोग आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं, सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं, लेकिन संयोजकता का डिसीजन करना अभी भी आपके लिए बहुत मुश्किल काम होगा। 20 तक के कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप समझ गए। देखिए तो एक बार और कोशिश कीजिए तो किसका? एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के बताइए तो पर वहीं से बोलिए। पर एल्यूमिनियम कैसे होगा? बोले तो वहीं से 1s2 2s2 फिर 2p6 और 3s6 3s2 एस में तो जो जा सकता है, उसमें क्या हो जाएगा? 3p1। इसका संयोजकता कैसे ध्यान करेंगे? तो लास्ट कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3। तो इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा? 3 के साथ साथ हम ये कह दें कि क्लोरीन p ब्लॉक का एलिमेंट है। अब s ब्लॉक, p ब्लॉक और d ब्लॉक आपको आगे क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट करेगा कि किस ब्लॉक का एलिमेंट है, उससे उसकी नेचर पता चलेगी। वो खाने पीने वाला है, वो गैस है, वो अक्रिय है, वो क्या है? जमीन के अंदर पाए जाते हैं, क्षारकीय मेटल है, यानी क्षारकीय अल्कलाइन मेटल है, या फिर मतलब अल्कली मेटल है, या फिर अल्कली अर्थ मेटल है। ठीक है, तो बताओ इसमें और कुछ पूछना किसी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए? तो फिर आप क्या है, आप हमें लिख के दिखाइए।
इसका नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के दिखाइए, और इसका नियोन के साथ साथ फास्फोरस का लिख के दिखाइए। नियोन 10 नंबर पे है, फास्फोरस 15 नंबर पे है, और सिलिकॉन का लिख के दिखाइए जो कि 14 नंबर पे है। ठीक है।